जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं, आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बातचीत बंद करो बेटा पीछे। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं और इससे कनेक्टेड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के दौरान हमने इस थ्योरी की भी टाइम टाइम पर बात करते रहे। जो मुद्दे हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते गए हैं उनको दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा स्पीड से डिस्कस कर लेंगे, समझ में भी जल्दी आ जाएंगे। इसकी थ्योरी कुछ भी नोट डाउन नहीं करनी है आपको, आपकी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। समझते जाना है, जहाँ पर भी कोई डाउट आए वो डिस्कस करते जाना है। पहले पेपर के बारे में थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, CAFM करके आपके पेपर को जाना जाता है, जिसमें से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन आने की संभावना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से 40 मार्क्स। 60-40 कोई फिक्स रेशो नहीं है, 5-10 नंबर प्लस माइनस इधर उधर हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्रिस्क्राइब्ड किया है, बट उसमें से वो खुद ही जब क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मार्किंग इधर उधर देखने को मिल सकती है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, आपका पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव रहेगा, जैसे MCQ बेस्ड EET में आप देते रहें, ये सब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम सेंटर्स पर जाकर के आपने यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। हालांकि ICSI ने कुछ पेपर्स को पहले से ही बोला था कि उनका कुछ पोर्शन MCQ बेस्ड पूछा जाएगा, लेकिन इस पेपर के बारे में हमेशा से इन्होंने बोला है कि ये सब्जेक्टिव ही रहेगा, इसमें कोई भी MCQ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेपर पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर्स आए उनको देखने के बाद कोई भी पेपर में आपका MCQ क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। इसमें तो पहले से मना कर रखा था। पहले से ICSI का जो पैटर्न रहा है, जितने भी सब्जेक्टिव पेपर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिकल पेपर में इनका टारगेट रहता था 50% के आसपास थ्योरी का टारगेट रहता था। लेकिन अभी पिछले दो पैटर्न को देखते हुए 30% के आसपास, 30 से 35% के आसपास थ्योरी देखने को मिल रहा है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेशन है वो मैंने चेंज कर लिया, आप अपनी बुक में इसे चेंज कर दो। यहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अप्रॉक्स 30% से लेकर 40% तक आने की संभावना है, जो शायद 50-50 के आसपास होगा। ठीक है, इसे चेंज कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 60 to 70% आने की संभावना रहेगी। मतलब पिछले दो बार को देखते हुए ये कंफर्म हो गया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब आपके ज़्यादा आएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्होंने एज इट इज़ कम दिए हैं। आ भी जाएँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सारा थ्योरेटिकल में आपको करा के चलता हूँ। पेपर पैटर्न ऑफ द एग्जीक्यूटिव CMA विल बी सब्जेक्टिव ऑन एग्जाम सेंटर। मतलब कोई घर पर एग्जामिनेशन नहीं होगा, एग्जाम सेंटर्स पर जाना होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर है। मतलब ऑन एन एवरेजन 1 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 1.80 मिनट मिलते हैं। अगर हम बात करें पूरे 100 नंबर को सॉल्व करने में हमें 180 मिनट मिल रहे हैं, तो 1 मार्क्स के लिए कितना मिल रहा है? 1.80। पर आप अपना प्रैक्टिस ऐसे लेके चलो कि 0.80 साइड कर दो, 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट ही मान के चलो। 4 मार्क्स का आंसर आपको देना है तो 4 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। 5 नंबर का आंसर देना है तो 5 मिनट में, और 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर 15 मिनट में आपका सॉल्व होना चाहिए। ये स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आप प्रेशर में इतना कर सकते हैं। कुछ मार्जिन तो लेके चलना पड़ेगा। तो स्पीड बेटा आज की क्लास में फोकस करो, आज की क्लास में आज की क्लास का फोकस करो। कल जब क्लास होगी तब डिस्कस कर लेना। टू द पॉइंट रहा करो, थोड़ा सा प्रोफेशनल रहा करो। अब कल की क्लास का मैं अगर आज डिस्कस करूंगा बस तो हो गई फिर आज क्लास। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जब हम अकाउंटिंग के पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर पैटर्न समझ में आया कैसा रहेगा, थ्योरी कितने का एक्सपेक्टेड रहेगा, प्रैक्टिकल कितने का एक्सपेक्टेड रहेगा, ये क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक 10 मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने की इससे संभावना रहती है। इसके प्रैक्टिकल पोर्शंस में हमने जनरल एंट्री बनाना सीखा, रिकॉर्डिंग करना सीखा, सब्सिडरी बुक्स के थ्रू रिकॉर्डिंग करना सीखा, अकाउंट्स को फॉर्म्ड करना सीखा, लेजर अकाउंट भी बना लिया। इवन तो जो सिलेबस में नहीं था, फाइनल अकाउंट तक की हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद अब थ्योरेटिकल बेस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाई अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग जरूरी क्यों है। अगर इस मुद्दे पर अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना रखना चाहें तो रख सकते हैं। बेस्ट रिलेट हम ऐसे कर सकते हैं, आपने अब तक की जो पढ़ाई करी है, नोट्स बनाना
बुक्स मेंटेन करना, कंटेंट रखना क्यों जरूरी होता है? बेटा पीछे बातें मत करो। जिस टाइम मैं क्लास में बोलना स्टार्ट कर देता हूँ कोई भी स्टूडेंट आपस में बात नहीं करेगा, राइट? अगर किसी को ऐसा लगता है बात कर रहा है बार बार नहीं रुका जा रहा है तो मुझे बता दो, मैं दूसरी सीट अरेंज करा दूंगा आपके लिए। आप नहीं मानेंगे तो मुझे ही खुद बोलना पड़ेगा मजबूरी में कि आप अपनी सीट चेंज कर लो। अगर किसी भी स्टूडेंट का पेन पेपर नोट्स कुछ भी हो वो क्लास से पहले मेरे बोलने से पहले अरेंज कर लो। बार बार आप डिस्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जवाब इसका देना है। आपको 11th-12th क्लास तक आपने बहुत सारी पढ़ाई करी, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। नोट्स बनाना क्यों जरूरी होता है? कंटेंट मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है? रिवाइज कर सकें। आज याद है, कल को याद नहीं रहेगा। अभी मैं ओरली बोल रहा हूँ, बाद में आपको याद नहीं रहेगा, तो नोट्स बनाना आपके लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। सेम वे जब बिजनेस में हम अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस की अकाउंटिंग करना भी हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, आज तो हमको याद है, 4 दिन बाद हमको याद नहीं रहेगा। कल को बिजनेस के रिजल्ट को अगर असर्टेन करना पड़े, प्रॉफिट को अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? तो वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो हम वेरियस फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बिजनेस करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। तो बिजनेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड जब तक मेंटेन नहीं करोगे तो बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिविटीज, प्रॉफिट में जा रहे हो लॉस में जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वाई अकाउंटिंग, तो इसके इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना ही समझाया गया है कि भाई कभी भी कोई बिजनेस आइसोलेशन में नहीं चल सकता, बिजनेस वेरियस फॉर्म्स में चलता है। और टाइम टाइम पर आपका बिजनेस जब चलाते हो तो कई बार वो सोल प्रोपराइटरशिप, कई बार वो पार्टनरशिप, या कई बार वो कॉरपोरेट बॉडीज के फॉर्म में आपको चलाना पड़ता है। और बिजनेस को चलाने के लिए आपको लॉट मोर टाइप की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी मॉनेटरी फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज बिजनेस में लगती है। भाई मटीरियल आ रहा है, लेबर लगाई जा रही है, तो पैसा खर्च हो रहा है। और किसी भी बिजनेस की सक्सेस इसी बात पर डिपेंड करती है कि जो भी रिसोर्सेज पर आपने पैसा इन्वॉल्व करा है, पैसा खर्च करा है, उनका सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन हो जाए। अगर उन रिसोर्सेज का सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस लॉसेज में जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली यूटिलाइज हो पा रहा है रिसोर्सेज का या नहीं हो पा रहा है? जितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना ही मटेरियल मंगाया जा रहा है, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं है? इन चीज़ों को हम तभी इनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तभी हम इन पर कंट्रोल तभी रख सकते हैं जब इनका रिकॉर्ड हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलें। हाँ या ना? तो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस हम करते ही प्रॉफिट कमाने के लिए हैं, और प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज, बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन पर कंट्रोल सेटअप हो। और कंट्रोल सेटअप करने के लिए कहीं ना कहीं उनका आइडिया होना चाहिए कहाँ पर कितना खर्च हुआ, और इस बात को माइंड में रखने के लिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग से मैंने आपको सारा कंक्लूड कर दिया कि जब जब हम बिजनेस की बात करते हैं उसमें अकाउंटिंग जरूरी क्यों है, वो सारे मुद्दे मैंने यहाँ पर आपको कन्वे कर दिए। वही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस कोई चलाते हैं तो हमें ये जानना पड़ता है कि भाई बिजनेस ऑपरेशंस का क्या रिजल्ट रहा, प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। हमें जानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस हम कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग के थ्रू जो चीज़ें मेंटेन करेंगे उससे ही बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस निकाले जा सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिसोर्स एक्वायर्ड। जो हमने रिसोर्स एक्वायर कर रखी है अगर उसकी पोजीशन के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली वो कहाँ से मिलेगा हमको? जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं उसी से हमको इनके बारे में आइडिया लगेगा। हाउ दीज रिसोर्स आर फाइनेंस, वेयर डू द फंड कम फ्रॉम, कहाँ से आया, कहाँ से रिसोर्स फाइनेंस हुई, इन सब के आंसर बेसिकली हमें मिल सकते हैं। तो कहाँ से मिल सकते हैं? अकाउंटिंग या रिकॉर्ड मेंटेन करने से लेकर के मिल सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक जो हमने कवर अप किया, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भाई वाई अकाउंटिंग, एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो आपको एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन, रीजनेबल आंसर आपके पास है अकाउंटिंग क्यों की जाती है। आंसर कर सकते हो? जब भी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी जाए तो इतना बड़ा लिखने की पहली बात तो जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 से 5 नंबर में थ्योरी आती है मैक्सिमम, और एक सिंगल पेज ही आपको लिखना है। तो सर्टेन से पॉइंट आपके पास है कि भाई बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को टाइम टाइम पर हमें कंट्रोल करना पड़ता है, और कंट्रोल तब हो सकता है जब वो रिकॉर्ड हो जाए।
बिजनेस से हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो सकते हैं, वो तब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो पाएंगे जब उनकी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाए, ट्रांजेक्शन हम नोट डाउन करें। कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, फ्यूचर में उनसे अपना पैसा डिमांड करना पड़ता है, लेकिन वो कब डिमांड कर पाएंगे, जब हमें मालूम होगा कि कितने डेटर्स कितने क्रेडिटर्स। वो सारे रीजंस और जस्टिफिकेशन हमारा यहाँ पर दे रखा है, और इसी वजह से हम बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अकाउंटिंग करते हैं। पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ उसी रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के बेसिस पर कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस के वेरियस एलिमेंट्स को, वेरियस एस्पेक्ट्स को असर्टेन कर पाते हैं। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वाई अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग भी कहीं ना कहीं यही सारे मुद्दे दोबारा से उठा रहा है डिफरेंट लैंग्वेज में। क्योंकि अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बात एक ही है, बस कहने का तरीका बदल जाएगा, आंसर देने का तरीका बदल जाएगा। वही सारे पॉइंट्स हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में कंसीडर करके चलेंगे। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। जब ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग की बात करेंगे तो पहले पॉइंट के तौर पर हमने क्या बोला कि हमने अपने यूजर्स को सही डिसीजन लेने के लिए, रेशनल डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं हम कहां से कंसीडर करते हैं, कहां से उठाते हैं, अकाउंटिंग से। इसके बाद अगला मुद्दा आएगा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमसे बोलते हैं कि भाई अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, हमने अपने बिजनेस का रिजल्ट और प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना होता है। कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं क्या, वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं? हमने अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करना पड़ता है, इस वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। जब जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना कमाया। लेकिन जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमारी असेट्स की पोजीशन क्या है और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, और प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या पीएनएल अकाउंट से। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, हम फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं करवाएंगे, हमारी एंटिटी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इन सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हम कहीं ना कहीं करते हैं, और वो किस वजह से, अकाउंटिंग। और यही एक रीज़न है कि हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये सर्टेन से जो पॉइंट्स आपको दे रखे इन्हें अच्छे से मगअप कर लेना, और इनको एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। आगे हम बात करेंगे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। अगर हमने किसी भी अकाउंट्स को किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ऐसे ही पेपर पर प्रेजेंट नहीं कर सकते या अपने तरीके से नोट डाउन करके प्रेजेंट नहीं कर सकते। जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। असर्टेनमेंट ऑफ द रिजल्ट, हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बैलेंस शीट की पोजीशन बतानी पड़ती है, इकोनॉमिक कंडीशंस बतानी पड़ती है कि हमारी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ में बिजनेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सॉल्वेंसी पोजीशन बताने के लिए भी कहीं ना कहीं अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। तो पहला क्वेश्चन वाई अकाउंटिंग, एंड दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, दोनों सेम ही है। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये 4 से 5 मेन पॉइंट है जिनकी वजह से अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर? तो वाई अकाउंटिंग में भी अगर ये सारे पॉइंट लिख दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग क्यों और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही बात है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स या पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप फॉलो क्यों कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बोला अकाउंटिंग में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। अकाउंटिंग करना आपने प्रैक्टिकली सीखा है, अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया था। सबसे पहले हम क्या बात करते थे कि भाई एक ट्रांजैक्शन इतने रुपए का हुआ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। तो पहला फंक्शन क्या है हमारा, मेजरमेंट। कई बार किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। जैसे हम कई बार रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमारा 1 लाख रुपए का बैड डेट्स होने की संभावना है, तो वो फ्यूचर में होगा ना, अभी तो नहीं हुआ। तो फ्यूचर को फोरकास्ट भी हम अकाउंटिंग करने के दौरान कई बार कर रहे होते हैं। हमारी असेट्स 10 साल चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे। लेकिन वो 10 साल चलेगी, 9 साल चलेगी, 8 साल चलेगी, एक एस्टीमेट ही तो है।
तो अकाउंटिंग के फंक्शन की बात करें, अकाउंटिंग में हमें मेजरमेंट भी करना पड़ता है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, हमें इधर फोरकास्टिंग भी करनी पड़ती है। और कई बार अकाउंटिंग के रिगार्ड में हमें डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ता है कि भाई कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं कि एसएलएम से लगाएं या डब्ल्यूडीबी से लगाएं। इस टाइप की हमें डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट करना है। अकाउंटिंग में कई बार हमें कंपैरिजन जैसे काम भी करने पड़ते हैं कि भाई अपने अकाउंट्स को दूसरों से कंपेयर करो और देखो कि हमारा बिजनेस बेटरमेंट की तरफ जा रहा है या वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा रहा है। तो कंपैरिजन और इवैल्यूएशन करना, और अगर किसी एरिया में इरेगुलरिटी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहा है, तो इस दौरान हमें अकाउंटिंग को कंसीडर करते हुए कंट्रोल मैनेज करके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन जैसे एस्पेक्ट्स को भी हमें अकाउंटिंग में लेके चलना पड़ता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और साथ ही साथ में टैक्स हमारे ऊपर कितना बनता है वो भी अकाउंटिंग से मिलने वाले इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, प्रॉफिट के बेसिस पर हम कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर हम अपने अकाउंटिंग के दौरान इन फंक्शंस को परफॉर्म करके चलते हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, मेजरमेंट। दूसरा, तीसरा कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अगेन जैसे मान के चलो मेजरमेंट फोरकास्टिंग में आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं तो कंपैरिजन में आप इतना मेंशन कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर आवर रिजल्ट विद द कॉम्पिटिटर्स रिजल्ट। कंट्रोल, with the help of accounting information we can control that aspect which are not producing result as per our expected standards। साथ ही साथ में गवर्नमेंट रेगुलेशन और टैक्सेशन को कहीं ना कहीं हमें फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो वैसे जितना अवेलेबल है 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट रहेगा फॉरकास्टिंग ऑफ अकाउंटिंग में। अगला एस्पेक्ट है बच्चों बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के बारे में पहले आपसे बात कर चुका हूं। आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे बुक कीपिंग को डिफाइन करके देगा कि व्हाट इज बुक कीपिंग? क्योंकि काफ़ी इजी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करके चल रहे हैं और उम्मीद है ये एस्पेक्ट्स तो आप कहीं ना कहीं कन्वे कर ही सकते हैं। हालांकि बुक कीपिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब प्रैक्टिकल पोर्शन को हमने कवर अप किया था। तो आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज बुक कीपिंग? ओके, और बेटा इसके अलावा कोई और बच्चा कोई कुछ बताएगा? और इसके अलावा कोई कुछ बुक कीपिंग के बारे में? डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग में ही रहेगा। इसके अलावा और कुछ? डेली बेस पर रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग है। रिकॉर्ड करना तो समझते होगे ना, आया ना बच्चों? रिकॉर्ड करना तो समझते होगे ना, रिकॉर्डिंग किसे बोला जाता है? क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग किसे बोला जाता है, रिकॉर्ड करना किसे बोला जाता है, ये तो समझ रहे होगे ना। कौन करेगा ये रिकॉर्डिंग को एक्सप्लेन? व्हाट इज रिकॉर्डिंग? बोलो बेटा। जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री बना के जो ट्रांजेक्शन्स को आप नोट डाउन कर रहे हैं या सब्सिडरी बुक्स के थ्रू नोट डाउन कर रहे हैं? आज आपका कंसंट्रेशन लेवल सही जा रहा है। कल भी दिए थे, चलो अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही जाना चाहिए। बातें नहीं करोगे तो पक्का जाएगा, सबके पास इंटेलेक्चुअल होता है। कल भी शायद बात नहीं कर रहे थे आप किसी से, अकेले। आज भी आप अकेले बैठे हो, तो अच्छा ऐसे ही बेटा, जब तक हम बात करेंगे तब तक फिर हम चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अच्छी बात है, ऐसे ही रिजल्ट जाना चाहिए। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो हमने यही बोला जाता है कि जर्नल एंट्री बना रहे हैं या फिर बाय वे ऑफ सब्सिडरी बुक्स अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कंटेंट को, दोनों में से कोई भी एक रूट ऑप्ट कर लो, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और ज़्यादातर बच्चों का ये कहना था कि सर रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। क्योंकि बार बार फोकस हमारा रिकॉर्डिंग एलिमेंट पे जा रहा था, रिकॉर्डिंग एलिमेंट्स के अलावा हम कुछ अदर एलिमेंट्स को बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जब भी हम बुक कीपिंग की बात करेंगे उसमें रिकॉर्डिंग तो आता ही आता है। रिकॉर्डिंग के अलावा क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज़ को भी बुक कीपिंग का पार्ट माना जाता है।
हाँ या ना? जब आपको अगर मालूम है तो फिर सारी ही चीज़ों को कन्वे कर दो। अगर नहीं मालूम है तो एक्सेप्ट करो कि नहीं मालूम, उसको रिवाइज करना बनता है, राइट? कई बार हमें लगता है कि ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है आपने बता दिया बैलेंस कोड हमारे को समझ में आ गई, लेकिन जब आपसे एक आंसर पूछा जाता है तो आपको 70% कंटेंट गायब हो जाता है उसमें से, और वो 70% कंटेंट ही वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। 30 नंबर तो हर कोई बच्चा ले आता है, 30 से 50 के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये वही डिफरेंस होता है जहाँ आप 100% कन्वे नहीं कर पा रहे। फिर बाद में छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती है, बच्चा कहता है कि ये तो मेरे अप्रोच से ही बाहर हो गया। तो अप्रोच से बाहर नहीं करना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, अगेन एंड अगेन रिवीजन करो, बार बार उसे रिकॉल करो। प्रैक्टिकल में हमने यही पढ़ा था कि पहले हम बनाएंगे जनरल एंट्री, रिकॉर्डिंग करेंगे, देन आफ्टर हम करेंगे क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन मिल करके बनता है बुक कीपिंग, और उससे अगला वाला पोर्शन समराइजेशन एक्टिविटी किसका पार्ट बनता है? अकाउंटिंग का। बात क्लियर है? तो अब बुक कीपिंग पढ़ते हैं, देखते हैं थ्योरी में कुछ नया तो नहीं लिखा, यही सब बातें हैं या कुछ नया लिखा है? बुक कीपिंग की बात करेंगे तो एज डिफाइंड बाय द कार्टर, पहले तो एक ऑथर की डेफिनेशन आ गई, ऑथर अपनी लैंग्वेज में जैसे डिफाइन करता है करने दो, हमने ओवरऑल कंक्लूजन पे जाना है। ऑथर कहता है बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। बुक कीपिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। अब कार्टर ने बात गोलमोल कर दी, लिख दिया साइंस और आर्ट है करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सिर्फ बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, अब इनका सेंस कहीं ना कहीं बहुत ही ब्रॉडर जा रहा है कि करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कहां बनाते हैं हम? लेजर में जाकर के। बुक्स कहां बनाते हैं? रिकॉर्डिंग के टाइम पर सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनाते हैं। तो इन्होंने बात कर ली कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब इन्होंने जनरलाइज कर दिया ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन को सब कुछ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही मान के चल रहे हैं। लेकिन ऑथर की डेफिनेशन है, उन्होंने जैसा बोला उसके अलावा हम कुछ कमेंट कर भी नहीं सकते। बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल टास्क। आगे हम जब नॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें बेसिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। जब बुक कीपिंग की बात करेंगे पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, देन आफ्टर जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनसे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, अफेक्ट होती है, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आफ्टर दैट उन्हें मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि मनी के टर्म्स में, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस। बोला जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं उसी ऑर्डर में उन ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते चले जाते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। क्लासीफाइंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है? उन्हीं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई करते चले जाते हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम लास्टली क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट जिसका नाम क्या रखा जाता है? ट्रायल बैलेंस। आगे की एक्टिविटीज को इन्होंने समराइज नहीं किया। मैंने आपसे क्या बोला था कि जब बुक कीपिंग की बात करेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो जाएंगे? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर भी करना पड़ेगा, और मनी में मेजर करने के बाद ही आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, देन आफ्टर उसे क्लासीफाई कर सकते हो। ट्रायल बैलेंस बनाया, बुक कीपिंग एंड। अब इसके बाद वाला प्रोसेस हमारा किसका रहेगा? अकाउंटिंग का रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अगर हम डिफरेंस करें तो दोनों में डिफरेंस हम इजीली कर सकते हैं। बुक कीपिंग हमारा इनिशियल फेज है और उसके बाद वाला फेज क्या होता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिना बुक कीपिंग के पॉसिबल नहीं है, पहले बुक कीपिंग होगा उसके बाद ही हमारा अकाउंटिंग हो सकता है। और जब अकाउंटिंग की बात करते हैं वो ब्रॉडर टर्म है, वो कहीं ना कहीं बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, जबकि अकाउंटिंग हमारे बुक कीपिंग के बाद होने वाला पार्ट होता है या एक्टिविटी होती है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर डिफरेंस आपको ये बता के चलेंगे। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग बेसिकली इनपुट किसके लिए बन जाता है? अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि बुक कीपिंग से पहले हम क्या बनाएंगे?
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर में लेके जाएंगे और उसके बाद ही उसके बेसिस पर फाइनल अकाउंट बन सकते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग के आउटपुट की बात करें, अकाउंटिंग के आउटपुट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा यूजर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है। इन्फॉर्म्ड का मतलब सही डिसीजन ले सकता है उस बिजनेस के रिगार्ड में। तो पहले आउटपुट के बारे में बात कर ली कि भाई बुक कीपिंग का आउटपुट किसके काम आता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आउटपुट किसके काम आता है, जो हमारे यूजर्स होते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज हो गए, हमारा मैनेजमेंट हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, सारे के सारे पर्सन उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही आगे डिसीजन ले पाते हैं। पर्पज ऑफ बुक कीपिंग इज एन कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। बोला बुक कीपिंग का पर्पज क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को जैसे जैसे होते चले जाएं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। जबकि अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है बच्चों, कि हमारा बिजनेस के रिगार्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिजल्ट को शो करना, जिससे पता चले कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा चल रहा है या फिर खराब चल रहा है। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि प्रॉफिट मेजर करने की बात करेंगे, असेट्स और लाइबिलिटीज का असर्टेनमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका पर्पज ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, जबकि बुक कीपिंग का पर्पज हमारा सिर्फ होता है सिस्टमेटिकली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। बोला कि जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो ये अकाउंटिंग के फाउंडेशन का काम करता है। पहले बुक कीपिंग होगा उसके बाद ही अकाउंटिंग पॉसिबल है, तो एक तरीके से फाउंडेशन हो गया। और अकाउंटिंग इज कंसिडर एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पर ही बिजनेस के डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल करके चलेंगे। आगे हम बात करेंगे बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग उतना ज़्यादा टेक्निकल या उसमें उतने ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसे जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करेंगे इसके लिए एक सीनियर पर्सन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सारी की सारी बातें आप अकाउंटिंग में कंसीडर करके चलेंगे। बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय द जूनियर स्टाफ, और साथ ही साथ अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ इन्वॉल्व रहेगा। और ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड, मेंटेनिंग द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विद इट्स एविडेंस एंड फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग वेरिएबल्स। जबकि ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग नॉट ओनली द बुक कीपिंग बट ऑल्सो एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग द रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बोला जब बुक कीपिंग की बात करते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकॉर्डिंग का होता है, और अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी करना और साथ ही साथ में उस रिजल्ट को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, जिसके वजह से आप बेहतर डिसीजन या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। ये सर नो, तो ये डिफरेंस हमने जो डिस्कस किया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, दो चार डिफरेंस को अभी आप रिकॉल कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं बिना बुक में देखे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग अकाउंटिंग। आप में से कौन प्रयास कर सकता है? और कोई बच्चा? क्या बाकी सारे बच्चों ने कान बंद कर रखे थे कि सुनना नहीं है? आया ना, सुन तो सभी रहे, एक ही क्यों ट्राई कर रहा है बेटा? पीछे वाले बच्चों में से कोई करेगा? व्हाट इज द डिफरेंस? जितना बता सकते हो उतना बताइए, क्योंकि ऐसा कुछ बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे थे, कुछ बच्चों को मुझे लग रहा था कि शायद जैसे होता है ना नर्वसनेस इन जेस्चर पोस्चर, तो उससे आइडिया लगता है कि ऐसा लग रहा था बड़ा सर आसान पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आई थिंक डिफरेंस तो बता पाएंगे। हाँ जी, कितना सारा एक्सप्लेन किया मैंने बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बारे में, थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हो ना। आप ट्राई करोगे? करो बेटा। पहली बात तो बेटा, आप जो आंसर कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों में से फ्यू कैंडिडेट्स में आ रहे हो कि आप आंसर करने की हिम्मत जुटा पा रहे हो, तो आपको आराम से तेज बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बाकी जो ये सुन रहे हैं ना, बाकी क्लास में बैठे हुए हैं, वो उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं है जिस लेवल तक आप पहुंच गए। तो आराम से खुल करके कॉन्फिडेंस के साथ बताइए जो कुछ भी बताया जा रहा है। गलत बताओगे या सही बताओगे वो मैटर नहीं करता। जिनकी आप परवाह करके थोड़ा स्लो बोल रहे हो या प्रेशर में आ रहे हो, वो परवाह करने की जरूरत है नहीं, राइट? आराम से बताओ, जितना कुछ आ रहा है वेल एंड गुड, ना आएगा तो इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे,
ठीक है, बोलो। अच्छा पॉइंट है कि सर पहली बात तो हम बुक कीपिंग करते हैं और उसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, तो बुक कीपिंग बेस है और आगे जब अकाउंटिंग की बात करते हैं उसके बाद हम अकाउंटिंग कर पाते हैं। सही पॉइंट है। और बोलो बेटा। हम्म। बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग है और अकाउंटिंग अल्टीमेटली हम बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें असर्टेन करने का प्रयास कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन कर रहे होते हैं। इवन दो बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का पार्ट बन जाता है आगे। ये भी पॉइंट है, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ कर देता है जबकि अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है। आप कुछ बताएंगे इसके अलावा? कह सकते हैं स्टार्टिंग में प्राइमरी स्टेप बोल सकते हो, उसको बाद में करते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं। ठीक है, वो जूनियर सीनियर वाले स्टाफ का फंडामेंटल है, उधर जूनियर स्टाफ कर सकता है, बाकी सीनियर स्टाफ की जरूरत है। बेटा जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप कन्वे नहीं कर सकते, ये बात गारंटेड है। और कई बार हम चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे आसान सा है, घर पे जाके रीड कर लेंगे, क्या जरूरत है। सुनने के बाद ढंग से अगर सुना जाए तो हैंड टू हैंड कुछ ना कुछ आंसर जरूर कर पाते हैं। अगर कुछ ना कुछ आंसर नहीं कर पा रहे, एक सिंगल लाइन भी आंसर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सुना ही नहीं, और सुना नहीं वो आपके लिए व्यर्थ है, बेकार है। तो चीज़ें कोई आसान और कोई टफ नहीं होती, ध्यान से सुन लो अच्छे से, और क्लास में जब भी क्रॉस क्वेश्चन किया जाए रिप्लाई करो। अगला मुद्दा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग की बात करते हैं ईयर बाय ईयर साइकिल के तौर पर ही चलती है। शुरुआत में रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजेशन होता है, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ईयर एंड, फिर दोबारा से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होना चालू हो जाते हैं। तो एक तरीके से साइकिल का जैसे चक्र होता है घूमता रहता है, वैसे ही अकाउंटिंग का एस्पेक्ट हमारा घूमता रहेगा। ईच एंड एवरी ईयर हम फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करते हैं, लेकिन उन फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाने के लिए पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन। जैसे आपने बनाया था ना, पहले जनरल एंट्री, फिर लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर फाइनल अकाउंट बनाए, फाइनल अकाउंट प्रेजेंट कर दिए इस साल के, फिर उन पर रेशो एनालिसिस वगैरह लगा लिया, एनालिसिस कर लिया, फिर अगले साल फिर रिकॉर्डिंग से चालू कर दिया। तो दिस इज द प्रोसेस जिसे हम बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल बोल सकते हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल में स्टेप्स या फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो पहला फेज क्या होता है? रिकॉर्डिंग। दूसरा फेज हमने रिकॉर्डिंग में जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो या तो जनरल एंट्री बना के कर सकते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स बना करके कर सकते हैं। इसमें आपको यह भी समझा दिया गया है कि जब जनरल बनाते हैं तो उस जनरल में सारे ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में, जो ट्रांजेक्शन पहले हो रहा है पहले रिकॉर्ड करो, बाद में हो रहा है बाद में रिकॉर्ड करो। उसके बाद इन्होंने लेजर अकाउंट बनाने की बात करी। जितने भी आपके सिस्टमेटिकली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें आपने, चाहे जनरल में रिकॉर्ड करें या सब्सिडरी बुक्स में, सारे ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं? लेजर अकाउंट में। लेजर बनने के बाद आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब आपका तैयार हो जाता है तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाए जाते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा दिया। अगर उनकी आप एंट्री पास कर दो, और एंट्री पास करने के बाद वो क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर आ जाता है? ट्रायल के अंदर। आपको याद हो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करा रहा था तो मैंने एक एंट्री पास कराई थी क्लोजिंग स्टॉक की, जिसको परचेज से एडजस्ट कर दिया करते थे। उसे एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रायल के अंदर आ जाता है। अगर एडजस्टमेंट की एंट्री आपने बना दी है और एडजस्टमेंट सारे ट्रायल के अंदर आ गए तो उस ट्रायल को बोला जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। बात क्लियर? तो हम बात करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद बनेगा हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। प्रैक्टिकली करके देखा है आपको, थ्योरी को जस्ट रीड कर लेना, वही सारी बातें हैं इसमें। क्लोजिंग एंट्रीज की बात करते हैं। क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उसमें तीन तरीके के अकाउंट्स होंगे, या तो वो अकाउंट नॉमिनल होगा, या अकाउंट रियल होगा, या फिर वो पर्सनल होगा। सारे नॉमिनल अकाउंट आपके कहाँ चले जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में, उसमें जाके वो खत्म हो जाते हैं। मतलब सारे नॉमिनल अकाउंट्स में प्रॉफिट के अकाउंट आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, लॉसेस के अकाउंट और एक्सपेंसेस के अकाउंट डेबिट साइड में। आपस में झगड़ा होता है, सब खत्म हो जाते हैं, बचता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस चला जाता है आपका बैलेंस शीट में, जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बन जाता है, और वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि फिर वो ओनर्स को रिप्रेजेंट करता है।
बाकी सारे पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में उनके बैलेंसेस को लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बैलेंस शीट में कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, सारे के सारे क्या बन जाते हैं आपके पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट। लाइबिलिटी साइड में सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, असेट साइड में सम रियल और सम पर्सनल अकाउंट। ये बात क्लियर है। तो जब हम अकाउंटिंग की साइकिल की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में रिकॉर्डिंग, फिर हमने क्या किया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर एडजस्टमेंट एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फिर क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में कौन कौन सी एंट्री, all the nominal accounts are to be closed by transferring them to the trading and P&L account। मतलब ये अकाउंट क्लोज हो गए। सैलरी है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, P&L में। वेजेस है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल है कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग में। परचेज कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग में। कमीशन पेड कहाँ ट्रांसफर कर दिया, P&L में। तो ये अकाउंट क्लोज हो गए, फिर उसके बाद ये पिक्चर में नहीं रहेंगे। जिन अकाउंट्स के फिर बैलेंस बच जाएंगे, बैलेंस बचेंगे सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट में, वो चले जाते हैं बैलेंस शीट में। जो भी बैलेंस हमारे अकाउंट में बनते हैं उन बैलेंस को तराजू पे रख लेते हैं, कहते हैं ना बैलेंस की सीट बना रहे हैं। कुछ बैलेंस डेबिट होंगे, कुछ बैलेंस क्रेडिट होंगे। जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं वो असेट साइड में आ जाते हैं। और वो दोनों बैलेंस अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब अकाउंटिंग हमारी प्रॉपर है, अदरवाइज कहीं इश्यूज है। बात क्लियर। तो ये काम हम कहाँ पर करते हैं, बैलेंस शीट में। क्लोजिंग एंट्री बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होते हैं, जहां पर आप ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर लेते हैं। आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट्स भी आपको पता चल जाते हैं, और साथ ही साथ असेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन क्या है उससे कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी पता चलता है। तो अगर समराइज वे में मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ, जब जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल को लेकर के, तो कैसे डिफाइन करोगे उसे। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग साइकिल, तो मोटे मोटे तौर पे 4-5 पॉइंट तो आपको याद रहने चाहिए। कौन ट्राई करेगा आप में से, बोलो बेटा। पहला पॉइंट बोला इन्होंने रिकॉर्डिंग, दूसरा बताने दो बेटा इन्हीं को। रिकॉर्डिंग में भी इन्होंने ये बता दिया, या तो सब्सिडरी बुक्स में करेंगे या फिर जनरल एंट्री बनाएंगे, और आगे लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रांसफर एंट्री बना देंगे, जिससे कुछ अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएंगे, P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम फाइनल अकाउंट बना करके ईयर को क्लोज कर देंगे। हाँ, उसके बाद कुछ एनालिसिस असेसमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, और कुछ हमारे प्रोसीजरल वर्क होते हैं, जैसे कि सारे अकाउंट रेडी हो गए, फिर एक रिपोर्ट बनाओ, सारे शेयर होल्डर्स को भेजो, AGM बुलाओ, फिर हमारे वो प्रोसीजरल काम स्टार्ट हो जाते हैं। अकाउंटिंग का काम एक तरीके से उधर ही एंड हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने इस चैप्टर में बात करी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे बोला था, जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करवाना सिखाया था, कि बच्चों हम ट्रांजेक्शन और इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं अगर वो फाइनेंशियल नेचर के हों। क्या बोला था, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अब वो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, उस एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। राइट। बिजनेस में जितने भी हम बात करें, इवेंट हमारा एक ब्रॉडर टर्म है। इवेंट हमारा फाइनेंशियल नेचर का भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल नेचर का। ट्रांजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम पर फाइनेंशियल नेचर का ही होता है। जैसे भाई किसी से मैं सामान खरीदूंगा तो पैसे दूंगा, सामान लूंगा। असेट्स खरीदना है तो पैसे देने, असेट्स को परचेज करना है। लेकिन इवेंट हमारा बिजनेस में कैसा भी हो सकता है। इवेंट हमारा ऐसा भी हो सकता है, दो एम्प्लॉइज के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को चाटे मार दिए। अब एक बात बताओ, क्या उस इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री बना दोगे आप उसकी। वो इवेंट जरूर है, लेकिन उस पर्टिकुलर इवेंट में कोई भी फाइनेंशियल फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन और इवेंट उनको रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के रहेंगे। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट के बारे में यहाँ पर समझा दिया गया कि जब भी हम इवेंट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो मीन्स एन इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी। ट्रांजेक्शन किसे बोला जाएगा, मीन्स इवेंट और बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनीज और मनीज वर्थ बिटवीन द पार्टीज। यानी कि जहां पर मनी या मनी की बर्थ का एक्सचेंज होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, उसी पर्टिकुलर इवेंट या एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। और बिजनेस में एक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड हो सकता है। कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, जब जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो हमने बोला कोई भी इवेंट और एक्टिविटी, कोई भी इवेंट और एक्टिविटी जो बिजनेस के दौरान आप कर रहे हैं और उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
तो उन्हीं एक्टिविटीज को हम बेसिकली क्या बोलना चालू कर देंगे, ट्रांजेक्शन। ये जो इवेंट होंगे या एक्टिविटीज होंगे ये हमेशा पार्टीज के बीच में होंगे, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ इन सारे काम को करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी बिजनेस डील करता है वो गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेगा, लेकिन एक पर्सन के लिए वो गुड्स और सर्विस हो सकते हैं, दूसरे पर्सन के लिए वो असेट्स हो सकते हैं। लेट सपोज आप फर्नीचर वेंडर हैं, आप फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं, फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, लेकिन वही फर्नीचर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए असेट्स हो सकता है। तो असेट्स अलग बात होती है, गुड्स एंड सर्विसेज अलग बात होती है। जिन आइटम्स में आप डील करते हो उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिन आइटम्स को आप यूज करते हो उन्हें हम फर्नीचर या असेट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो हमने असेट्स की एंट्री अलग बनानी होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की एंट्री अलग बनानी होती है। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं तो उसे परचेज के नाम से दिखाना पड़ेगा, और असेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसे असेट्स के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे ये टेंजिबल आर्टिकल और कमोडिटीज होंगे इन विच बिजनेस डील। पॉइंट टू बी नोटेड, जिनमें बिजनेस डील करता है, जिनमें बिजनेस डील नहीं करता उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है कि ये कमोडिटीज होंगे, आर्टिकल होंगे, इन्हें बॉट और सेल किया जाता है एट अ टाइम विच मे बी क्लासिफाइड एज गुड्स टू द वन बिजनेस, और अनदर बिजनेस के लिए वो किसी अनदर कैटेगरी में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। भाई एक फर्नीचर का वेंडर है, वो फर्नीचर सेल कर रहा है, उसके लिए वो गुड्स है, लेकिन मैं फर्नीचर खरीद के लाऊंगा तो मेरे लिए वो क्या हो सकता है, असेट्स हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन कंडीशन एक ही रहेगी, गुड्स एंड सर्विसेज उसे बोला जाएगा उन आर्टिकल और कमोडिटीज को जिनमें आप डील करते हो। बात क्लियर है। इसके बाद ये टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर के हो सकते हैं। गुड्स टेंजिबल नेचर के होते हैं जनरली, और सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस, चार एलिमेंट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस हमारे सामने है, इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, आगे मिल जाएंगे। राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस? किसे इनकम बोलेंगे, किसे एक्सपेंस बोलेंगे, किसे प्रॉफिट बोलेंगे, किसे लॉस बोलेंगे? 11th-12th क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हो? ठीक है। मतलब कमाने को आप क्या बोल रहे हैं? जो कुछ आ रहा है, इनफ्लो सब कमाया हुआ है। डेफिनेशन से बेटा आपका यही लग रहा है और यही आंसर होना चाहिए। वॉट एवर यू आर रिसीविंग एज अ रेवेन्यू वो सब इनकम है आपकी, और वॉट एवर यू आर स्पेंडिंग इनकर्ड ऑन एनी एक्टिविटी आइदर ऑन गुड्स आइदर ऑन सर्विसेज वो सब एक्सपेंसेस है। तो जो कुछ भी इनफ्लो है वो इनकम, और जो आउटफ्लो है वो एक्सपेंसेस। अगर आपका इनफ्लो ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है तो प्रॉफिट, और इनफ्लो कम है, इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस आता है कैलकुलेट करने के बाद, जबकि सारा इनफ्लो इनकम होता है, सारा आउटफ्लो एक्सपेंसेस होता है। आउटफ्लो का मतलब जो अमाउंट इनकर्ड ऑन गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट आइटम असेट्स को लेकर के। अभी थोड़ी देर पहले हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे असेट्स को लेकर के। तो डेफिनेशन मोरलेस हमारा सेम ही रहता है, ये भी हमारी कमोडिटीज होती हैं, ये भी हमारी थिंग्स होती हैं, लेकिन इनमें हम डील नहीं करते। यहाँ वर्डिंग आएगी कहीं ना कहीं यूज़ करने को लेकर के, जिसे लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं। देखो यूज़ तो हम स्टेशनरी भी करते हैं, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, लेकिन वो असेट्स नहीं बन जाता। जो हमने यूज़ कर लिया विद इन द ईयर तो वो हमारा बेसिकली एक्सपेंसेस में ही क्लासीफाई कर दिया जाता है। जिसको हम यूज़ करेंगे लंबे टाइम तक बियॉन्ड अ ईयर वो हमारा असेट्स में क्लासीफाई कर दिया जाता है। राइट। तो एक तो जब यूज़ की बात करते हैं, किसी आइटम को हम खरीद रहे हैं यूज़ करने के लिए, यूज़ उसका शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है तो वो असेट्स नहीं होगा, उसे एक्सपेंस में ही क्लासीफाई कर देंगे। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ है तो कहाँ पर क्लासीफाई करेंगे? असेट्स में। लेकिन अगर किसी आइटम में हम डील कर रहे हैं, मतलब खरीद के बेच रहे हैं, तो उसे असेट्स में क्लासीफाई नहीं करेंगे। Assets is a resource owned by a business with the purpose of using it for generating
फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर के प्रॉफिट को कमाने के लिए, जनरेट करने के लिए जिस आइटम को, जिस रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाता है उसे बेसिकली क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला जाएगा। असेट्स हमारा टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब है कि उसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और असेट्स कई बार ऐसा भी होता है कि आपने पैसा खर्च किया, वो इंटेंजिबली आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई पेटेंट हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया। टेंजिबल असेट्स आर द कैपिटल असेट्स विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब देखो आगे इन्होंने बोल दिया, आगे टेंजिबल और इंटेंजिबल को समझाने लगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं असेट्स। असेट्स की डेफिनेशन कहीं ना कहीं यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी रिसोर्स जो कि बिजनेस के थ्रू ओन्ड की जाती हैं और साथ ही साथ में जिनको यूज किया जाता है, यूजिंग इट, डील नहीं बोला गया, क्या बोला गया? यूजिंग इट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स की बात करें, करंट टाइम पीरियड के अलावा हम इसे फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसका यूज क्या हो गया? मोर देन अ ईयर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब हमने असेट्स को बोल दिया, फिर ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल। अब और डेफिनेशन को आगे बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए, तो कैसे बड़ा किया जाए? टेंजिबल को डिफाइन करो, फिर इंटेंजिबल को डिफाइन करो। टेंजिबल वो असेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल जो कहीं ना कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं होती, बट बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं वो वैल्यू रखते हैं। तो टेंजिबल के एग्जांपल इन्होंने प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह दिए, फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर एटसेट्रा। कैपिटल असेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस हुज वैल्यू इज लिमिटेड बाय द राइट एंड एंटीसिपेटेड बेनिफिट। साथ ही साथ इनका पोजीशन ओनर के लिए होना चाहिए, आर नोन एज इंटेंजिबल असेट्स। और इंटेंजिबल असेट्स के एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसे करके हम ले सकते हैं। तो असेट्स की डेफिनेशन स्टार्टिंग में हमारी खत्म हो गई थी कि ये वो रिसोर्स होते हैं जो बिजनेस में यूज किए जाते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को कमाने के लिए। हमने नहीं बोला कि ये बिजनेस में डील करते हैं इन पर्टिकुलर आइटम्स के साथ। जिनके साथ डील करते हैं वो क्या बन जाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। जिनको यूज करते हैं वो क्या बन जाते हैं? आपके असेट्स बन जाते हैं। अब असेट्स भी दो तरीके की हो सकती हैं, आपकी करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। बेटा करंट असेट्स की अगर हम बात करें, ऐसे असेट्स जो विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाने, मतलब विद इन अ 12 मंथ कंज्यूम हो जाने, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? करंट असेट्स की कैटेगरी में। और साथ ही साथ में जो कहीं ना कहीं रियलाइज होना है बियॉन्ड 12 मंथ जा करके, तो उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन करंट असेट्स। यहां पर करंट असेट्स के लिए कुछ कंडीशन इन्होंने बोली कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं तो ये आइटम करंट में क्लासीफाई होगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? नॉन करंट। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहां कन्वे कर रहा हूं, एन असेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज करंट इफ सेटिस्फाइड एनी, वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया? एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन या गिवन कंडीशन। बोला नीचे दी गई कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो वो करंट बन जाएगी, अदरवाइज वो क्या, कौन सी असेट्स रहेगी? नॉन करंट असेट्स। कुछ कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, कंडीशन डी। इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई तो असेट्स क्या बन जाएगी? करंट असेट्स। अदरवाइज वो क्या होगी? नॉन करंट असेट्स। अब तक हमने कैसे सीखा? कुछ असेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो नेम वाइज, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, बीआर हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उठा के कैश हुआ, बैंक हुआ, उठा के किस में डाल दो? करंट असेट्स में। आज की डेट में वो जो नेम वाइज क्लासिफिकेशन है वो बंद हो गया है। पहले हम ऐसे बोलते थे ये करंट और ये नॉन करंट। अब नेचर वाइज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि भाई इन कंडीशन पे जो खरा उतरेगा वो करंट है, अदरवाइज वो क्या है? नॉन करंट। पहली कंडीशन क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। और समस्या खड़ी हो गई, सर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है? कि भाई अगर कोई भी असेट्स से पैसा रियलाइज हो सकता है कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान, तो उसे करंट असेट्स बोला जाएगा। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का मतलब होता है पॉकेट से पैसा गया और वापस से पॉकेट में पैसा कितनी टाइम में लौट करके आया। जैसे कोई काम करता है, जैसे कोई सब्जी वाला सुबह सब्जी खरीद के लाता है, सुबह मंडी जा करके पैसे खर्च करता है और शाम तक सारी सब्जी बेच देता है, वापस उसका पैसा उसकी पॉकेट में आ जाता है, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एक दिन का हो गया। लेकिन हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, आज सामान खरीद के लाओ, 2 साल लगेंगे तब जाके वो सामान सेल होगा। आज मटेरियल आएगा, फिर वो प्रोसेस होगा। और कुछ तो बिजनेस ऐसे हैं जिनमें 100 ईयर्स, 99 ईयर्स ऐसे करके
ऑपरेशन चलता है, जैसे लिखकर जितना ज़्यादा पुरानी होता है उतना महंगा बिकता है। तो उस मटेरियल को खरीदने के बाद उसे स्टोर करके रखा जाता है, उसे चढ़ाया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है मशीनरी में, और फिर उसे बनाने के बाद स्टोर करके रखा जाता है, और उसके बाद उस पर लेबल लगाया जाता है कि 99 ईयर ओल्ड है, ये 199 ईयर ओल्ड है, ये 20 ईयर ओल्ड है। उसके अकॉर्डिंगली वो सेल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो बेटा उनका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना हो गया? आज जो पैसा लग रहा है वो कितने साल बाद वापस आएगा? 99 ईयर के बाद। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है। तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के दौरान अगर आपका पैसा रियलाइज हो जा रहा है तो इसका मतलब वो असेट्स करंट है। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद जाकर के पैसा रियलाइज होगा तो असेट्स कैसी हो गई? नॉन करंट। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है ये समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। जिस असेट्स को ट्रेड करने के पर्पज से ही, डील करने के पर्पज से ही मेंटेन करके चलते हो, उस असेट्स को क्या बोला जाता है? हमेशा करंट असेट्स। मान के चलो आपने एक दुकान ओपन करा बच्चों, बुक्स का स्टोर ओपन किया लक्ष्मी नगर में, बुक्स की सेल को देखते हुए अपनी दुकान में किताबें ला करके रख ली। सुबह सुबह भगवान की पूजा करोगे तो क्या प्रयास करोगे, क्या बोलोगे? हे भगवान मेरी एक भी किताब ना सेल हो आज, या अगले 1 साल में मेरी एक भी किताब ना सेल हो। क्या पूजा करोगे? हे प्रभु आज के आज मेरा सारा सामान बिकवा देना। मतलब आपका एक्सपेक्टेड जो आपने टाइम अपने स्टॉक के लिए मान के चल रहे हो, आप यही मान के चल रहे हो कि हे भगवान आज मेरा सारा सामान सेल करवा दो। तो इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर बीइंग ट्रेडेड। जो आइटम ट्रेड करने के लिए रखे जाते हैं वो हमेशा ही करंट असेट्स होते हैं। क्यों करंट असेट्स होते हैं? क्योंकि आप उनसे पैसा रियलाइज करना इमीडिएटली चाहते हो सकता है वो अगले घंटे ही सेल हो जाए, हो सकता है वो 1 घंटे बाद, हो सकता है वो 4 घंटे बाद, हो सकता है वो 4 दिन बाद, हो सकता है विद इन अ मंथ। ईच एंड एवरी टाइम आप उसे सेल करने के लिए रेडी रहते हो, तो उसे हम नॉन करंट नहीं बोल सकते। हम क्या बोल रहे हैं? जिससे पैसा हमारा अकाउंटिंग साइकिल पीरियड, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रियलाइज हो जाए। तो हमने तो बहुत बड़ी बात कर दी। स्टॉक तो जो रखा हुआ है ना, जो सेल करने के लिए रखा हुआ, वो तो अगले क्षण ही सेल हो सकता है, तो उसको हम नॉन करंट क्यों बोलें? उसको तो करंट ही बोलना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने डाल दिया कि जिसको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने असेट्स को रखा हुआ है वो आपकी करंट असेट्स ही होगी। पहला पॉइंट क्या था? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? पहला पॉइंट क्या था? अच्छा हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? करंट असेट्स है या फिर नहीं है। करंट असेट्स होने के लिए कोई भी असेट्स ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में रियलाइज हो जानी चाहिए, या फिर उसको ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेंटेन कर रखा हो तो भी वो करंट होगी। अगला पॉइंट, इट इज ड्यू टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? टेक्निकल टर्म है, आपसे पूछ लेता हूँ। बोला सर जिस दिन थाने में जाके रिपोर्ट कर आते हैं वही रिपोर्टिंग डेट होती है। ऐसा होता है क्या? बोलो बच्चों बोलो। रिपोर्टिंग डेट क्या, कौन सी डेट होगी? और बच्चों आप में से पीछे कोई बताएगा रिपोर्टिंग डेट किससे बोलेंगे? नहीं मालूम? ध्यान से सुनो। बैलेंस शीट जिस दिन प्रिपेयर होती है उस बैलेंस शीट डेट को बोला जाता है रिपोर्टिंग डेट। बात क्लियर? तो जब भी कभी ये वर्ड सामने आए रिपोर्टिंग डेट, मतलब वो बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पर खड़े होकर के हम विचार कर रहे हैं कि ये असेट्स बैलेंस शीट डेट पर, ये हम विचार कर रहे हैं ये असेट्स अगले 12 महीने के दौरान इससे पैसा रियलाइज हो जाएगा, तो वो असेट्स करंट, अदरवाइज वो नॉन करंट। अब दोबारा से लाइन को देखना, इट इज ड्यू टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। और लास्ट पॉइंट, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट। जो ऑलरेडी कैश है या कैश के जैसा है वो तो कहीं ना कहीं हमारा करंट असेट्स ही होगा,
क्योंकि वो इटसेल्फ उसे कभी भी यूटिलाइज कर लो। तो कैश और कैश के इक्विवेलेंट होगा वो करंट असेट्स ही होगा, अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू सेटल अ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। बात क्लियर? तो बोला जब जब हम बात करेंगे जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट है वो कहीं ना कहीं करंट असेट्स का ही पार्ट बोला जाएगा, जब तक कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा दी जाए। बेटा कैश तो समझ में आ रहा होगा, कैश के जैसा कैश इक्विवेलेंट हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं जिन्हें हम इमीडिएटली कभी भी सेल करके उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज टू सेटल अ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। अब आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज थी जिन्हें आप कभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अगले 2 साल हम इनको सेल नहीं करेंगे। सेल करना चाहें अभी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सुना होगा ना, 1 सेकंड में पैसा बैंक अकाउंट में, 1 सेकंड में पैसा म्यूचुअल फंड में। बोला 1 सेकंड में पैसा बैंक अकाउंट में आ सकता है, बट मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 साल इन्हें सेल नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ हो गया कि वो अगले 12 महीने में पैसा रियलाइज नहीं होने वाला। तो फिर उस कैश इक्विवेलेंट को हम करंट असेट्स नहीं बोलेंगे, हम उसे नॉन करंट असेट्स बोलेंगे। कैश या कैश तो करंट असेट्स होगा ही होगा, कैश इक्विवेलेंट पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसे जब चाहे अगर सेल कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं करंट असेट्स का पार्ट होगा। कंडीशन लगा दी कि भाई 12 महीने तक तो इसे सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो नॉन करंट हो जाएगा। 12 महीने कहाँ से? फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। बात क्लियर? सारा समझ में आ गया बेटा? किसे करंट असेट्स बोलेंगे, और जो करंट असेट्स नहीं होगा वो कहाँ क्लासीफाई हो जाएगा? नॉन करंट असेट्स में। तो ऑल अदर असेट्स इज क्लासीफाइड एज नॉन करंट विच इज नॉट करंट। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। मशीन हमने जो यूटिलाइज करा वो 10 साल चलने वाला, 10 साल तक बेनिफिट देगा, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा 10 साल में जनरेट होगा, तो वो करंट की कंडीशन को क्लासीफाई नहीं कर रहा है। बेटा बताओ, मुझे बता दो कोई डाउट है तो। कोई डाउट है तो सुनने दो उनको भी और बाद में डिस्कस कर लेना। बुक ले लो बेटा बाहर जा करके, अभी बोला तो मैंने, कोई बात नहीं अभी बाहर जाके ले लेना। अभी जब हम बात करेंगे नॉन करंट असेट्स को लेकर के, तो नॉन करंट असेट्स में हमने यही बात करी कि जो असेट्स करंट नहीं है वो बेसिकली हमारा क्या होगा? नॉन करंट असेट्स। देखो कई बार ना, जैसे हम प्रोफेशनल कोर्स हम कर रहे हैं और क्लास में जब हम बैठते हैं ना, उस दौरान हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई भी परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं होता, तो रिलैक्स तरीके से सुन रहे होते हैं। जो समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो भावनाओं में बह के जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 टॉपिक चले जाएंगे। बाद में क्या होता है, जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो बच्चा फिर एकदम परेशान होता है, और वो इतना परेशान होता है, बोला कि मुझे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं गया। अब मैं बीच बीच में आपको डेमो देता रहूँगा कि आप कितना सीख रहे हो, उससे क्या आप जागते रहोगे, और जब आप जागते रहोगे तो आपको आपका खुद का पोटेंशियल समझ में आता रहेगा कि हमें कितना सिखाया जाता है और हम कितना सीखते हैं। अभी ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं, मैं 4 दिन बाद आपसे पूछ लूँ, 99% केस में ये सारे कंटेंट गायब होंगे। जब आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करेंगे? एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट हैंड टू हैंड रिविजन जरूरी है, और जो हमें करना पड़ेगा, और क्लास में कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि सर थोड़ा बहुत बात कर लेने से इससे क्या होता है, कभी इधर मुंह छुपा के बात कर ली, कभी उधर मुंह छुपा के बात कर ली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? थोड़ा सा ही तो बात कर रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं, आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सक्सेस होगे आप अपने लिए होगे, अगर आप फेल होगे तो आप अपने लिए होगे। मुद्दा ये आ जाता है कि बाद में फिर वो ये कह देता है कि जी तुम्हारी वजह से सफल नहीं हो पाए। नहीं, हम तो ऑल इंडिया रैंक ले आते, हम तो वो बच्चे थे जो बस ऑल इंडिया रैंक आने ही वाली थी, बस आपकी वजह से रह गए। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी वजह से कोई मत रहना, वो बात अलग है, आप पास पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया रैंक लाने लायक है वो ऑल इंडिया रैंक स्कोर करे, और जो नहीं पढ़ना चाहता वो ना पढ़े। बट होता क्या, डिस्कशन करने से आपका जो स्टडी हो ना अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो जो आपका कंसेप्ट है वो चला जाता है, और फिर आप कितना भी पढ़ लो उतना आपकी वो वाली बात रहती नहीं है।
तो मेरा कहना ये है, एटलीस्ट जितने टाइम मैं बोलता हूँ उतने टाइम कंसंट्रेट होकर सुन लिया। अगर कोई टॉपिक है कोशिश किया करो कि भाई क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, क्यों थोड़ा बहुत इंसान हो, थोड़ा बहुत के लिए मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर क्या एक हैबिट सी बन जाती है, फिर कोई कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करता, सब अपना अपना गीत गाते रहते हैं। तो कभी भी क्लास में जब बैठे हो, मैंने बोलना स्टार्ट किया तो एकदम अटेंटिव रहो और ये कोशिश करो सुनने के बाद ना हम बता पाने की कैपेसिटी में होनी चाहिए, और फिर घर जाके उसे स्पीड से रिवाइज कर लो सेम डे, अगले दिन का अगले दिन रिवाइज कर लो, संडे वाले दिन सारा रिवाइज करो। ये स्ट्रेटजी रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे, फिर एग्जाम सर पे आते ही जो अभी अभी लेटेस्ट में 2-4 चैप्टर पढ़े रहेंगे वो तो याद रहेगा, पिछला वाला सब गायब होगा, फिर हम अननेसेसरी परेशान हो रहे होंगे। तो ऐसी काम स्टार्टिंग से ही नहीं करना, हैंड टू हैंड रिवीजन होना चाहिए। नॉन करेंट असेट्स की बात कर रहे थे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा लाइबिलिटीज। नॉन करेंट असेट्स के बाद हम लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने असेट्स की बात करी थी, फिर उसके बाद असेट्स में करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स की बात करी, अब हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। असेट्स का मतलब हमने क्या बोला था कि सर ये वो रिसोर्सेज होंगे जिन्हें हम बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बस इतना कह के फिर हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल को समझाने लगे थे, क्योंकि असेट्स की डेफिनेशन उधर ही कंप्लीट हो जाती है। अब लाइबिलिटी की डेफिनेशन में देखो कि ऐसा कौन से पॉइंट हैं जिनको कंसीडर करते हुए हम किसी आइटम को लाइबिलिटी बोल सकते हैं। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, बोला जहां जहां आपकी फाइनेंशियल नेचर की कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो वो उसे क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी बोला जाएगा। वर्ड क्या इस्तेमाल किया, ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन क्या, फाइनेंशियल नेचर की। बेटा ऑब्लिगेशन नॉन फाइनेंशियल नेचर की भी होती है या नहीं होती? क्या क्या ऐसी ऑब्लिगेशन, एक आध एग्जांपल दे सकते हो? जैसे मित्र ने क्लास के दौरान कुछ पूछा, बार बार मैं बोलता हूँ बातें मत करो लेकिन फिर भी रिप्लाई करना, ये ऑब्लिगेशन ही है। अब उसे हम ऐसे भी नहीं बोल सकते अरे नहीं बात मत कर, बुरा लग जाएगा ना उसे। तो कई बार ये भी एक ऑब्लिगेशन है। रास्ते में किसी ने एड्रेस पूछ लिया हमसे, एक इंसान होने के नाते हमारी ऑब्लिगेशन है उसे सही रास्ता दिखा दो, बता दो, ये भी एक ऑब्लिगेशन है। घर पर मम्मी ने कुछ काम के लिए कहा, मना करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो ऑब्लिगेशन है। छोटे भाई को नहीं कुछ आइडिया, उसे छोटे भाई या बहन किसी को आइडिया नहीं, उसे सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, वो एक ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है। बोला लाइबिलिटी किसे बोलेंगे, ऐसी ऑब्लिगेशन मत लिख देना कि जो हमारा ओनर है उसकी शादी नहीं हुई अभी वो ऑब्लिगेशन है लिख दो लाइबिलिटी, ये से नो। या कोई अगर फीमेल कैंडिडेट की शादी नहीं हुई, उसने कहा दहेज देना ये ऑब्लिगेशन है लिख दो इधर बिजनेस में। बोला इस टाइप के ऑब्लिगेशन नहीं चलेंगे, जब बिजनेस की बात करेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, और साथ ही साथ टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। ऑब्लिगेशन तो है फाइनेंशियल नेचर का, लेकिन सेटलमेंट ही नहीं करना जिसका, ध्यान से सुनना, ऑब्लिगेशन तो है फाइनेंशियल नेचर का लेकिन उसका सेटलमेंट नहीं करना, तो वो लाइबिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जिसका जिसका पैसा ही पे नहीं करना वो लाइबिलिटी की डेफिनेशन में कैसे आ सकता है? मान के चलो आपने 10,000 का सामान खरीदा था किसी से, सामने वाले ने कह दिया कोई बात नहीं फ्री में रख लो इसे, अब ऑब्लिगेशन था, अब उसका सेटलमेंट नहीं करना तो लाइबिलिटी से इमीडिएटली हटा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट, और ये कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ मनी में रिप्रेजेंट होता है। ये तो बेसिक कंडीशन हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं, किसी ट्रांजेक्शन को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसे मनी में एक्सप्रेस किया जा सके। तो डेफिनेशन लाइबिलिटी की हमारी खत्म हो चुकी है। दैट द बिजनेस ओन टू द अदर पार्टीज, जाहिर सी बात है कोई ऑब्लिगेशन होती है वो अदर पार्टीज के लिए होती है, और ये ऑब्लिगेशन हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नेचर की हो सकती है। यानी कि इसे हम लॉन्ग टर्म नेचर की हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, अगर शॉर्ट टर्म नेचर की हो तो करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को डिस्कस किया। बेटा करंट असेट्स की डेफिनेशन जो हमने अभी सीखी या पढ़ी, उसके बेसिस पर करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन बता सकते हो? अभी हमने सीखा नहीं है इसे, पर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो, करो बेटा। इन्होंने एक बात बोली कि सर जो लाइबिलिटी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में सेटल्ड होनी है वो करंट लाइबिलिटी में आएगी। चलो अच्छी बात। और बेटा विद इन 12 मंथ जिसका सेटलमेंट होना है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट रिपोर्टिंग डेट, उसे क्या बोला जाएगा?
करंट लाइबिलिटी। और बेटा लाइबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जैसे कि हमने असेट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग बोला था। और बेटा एक और पॉइंट रह गया, वो पॉइंट थोड़ा सा अलग है, उसे मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ क्योंकि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, वो असेट से आपका मैच नहीं करता। मुबारक हो आपको। आज सुबह सुबह जब मैं आ रहा था तो गर्मी का प्रकोप ऐसा था, नीचे पड़ोसी के तार जल रहे थे। आज की, हाँ बेटा एक बात और मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, आपकी क्लास का टाइम ना 10:30 है। कभी भी अगर कोई मैसेज ना आए, क्लास का टाइम वही है, बस वो वॉलेंटरली कर देते हैं हम ऐसे ही मैसेज। ठीक है, अगर आप कहोगे सर डेली डेली मैसेज नहीं आना चाहिए तो करना बंद कर देते हैं। मुझे मैसेज करने का याद रहे ना रहे, टाइम 10:30 का ही है। कभी कभी क्या होता है ना कि दौड़ते भागते हम टाइम मैनेज करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा क्या रहता है, आज का आपको एक सीन बताता हूँ। हमारा क्या रहता है कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारे एक पूजा होती है डेली बेसिस में मॉर्निंग में। पहले वो पूजा होती है, उसके बाद घर में खाना बनता है। आज थोड़ा हम लेट हो गए, हमने डिसाइड किया कि काम करते हैं, आज फास्ट रह लेते हैं और आज इस शाम को पूजा करेंगे, बट क्लास टाइम पर शुरू होनी चाहिए। दौड़ते दौड़ते भागते हम यहाँ पहुंच भी गए 10:30 बजे, 10:30 से थोड़ा पहले पहुंच गए क्लास स्टार्ट करने की जगह। देखा तो एक बच्ची बाहर ही खड़ी हुई थी, उसने बोला सर आग लगी हुई है। मैंने कहा आग लगी हुई है, ये तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कोचिंग्स के लिए तो वैसे भी एक बार दिल्ली में हो चुका है ये काम, तो अथॉरिटी तैयार रहते हैं कि कहाँ ऐसा मौका मिले कि ऐसी कोई घटना देखने को मिले, और फिर इमीडिएटली चाहे वो रिस्ट्रिक्शन लगाए ना लगाए, लेकिन खाने पीने का तो माहौल बन ही जाता अच्छा खासा। तो मैंने कहा पहले इस आग को बुझाओ, पर वो आग लगी पड़ोसी के नीचे वाले के तार में। अब देखो वो बंदा भी आराम से निश्चिंत है, जिसका आग लगी है तो कोई दिक्कत, यहाँ आ रहे हैं। अब मेरे को समस्या ये थी कि उसके तार में आग लग रही थी, ऊपर जल रहा था हमारा। मैं अभी अपनी लाइट जा रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा आग पकड़ ली तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेकंड फ्लोर की वायरिंग तो अलग से है सेपरेट, थर्ड फ्लोर की वायरिंग जहाँ सबके मीटर लगे उधर से है। तो हमारी थर्ड फ्लोर की वायरिंग दिक्कत कर रही थी। इलेक्ट्रीशियन बुलाया, जैसे तैसे करके उसे ठीक कराया। क्लास जा करके फाइनली लेट ही स्टार्ट हुई। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कितना भी एफर्ट्स लगा लें, लेकिन जो चीज़ें होनी है वो होनी है। अब वो इस वायरिंग की भी गलती नहीं है, इतना सारा गर्मी पड़ रहा है, अब ये बारिश पड़ेगी तो राहत मिलेगी, कम से कम ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे थे, तो मैं यही कहना चाह रहा था क्लास का टाइम 10:30 है एनी हाउ। अगर कुछ होगा तो मैसेज आएगा अदर अलग टाइम का, नहीं टाइम यही रहेगा। और क्लास अब आपकी रेगुलर है मंडे से लेके सैटरडे तक। कोई स्पेशली अगर कुछ होगा तो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज आप ये मान के चलना है क्लास है आपकी। ठीक है, तो सुबह चलते टाइम पर एक बार देख लिया करो, कोई क्लास ना होने का मैसेज तो नहीं है, बस इतना देख लिया करो। होने का मैसेज है या मैसेज नहीं है, दोनों ही आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। मैसेज नहीं भी है तो भी टाइमली पहुंचना है, और अगर क्लास होने का मैसेज है तो भी टाइमली ही पहुंचना है। ठीक है, चलिए बेटा, करंट लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा था, तो मैंने आपसे क्या बोला कि सेम डेफिनेशन रहेगी। अब मैच कर लो बेटा, थोड़ी देर और इधर ध्यान दो जरा। जब हम करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं बेटा, अ लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल। जो आपने बोला था कि जब हम असेट्स की बात कर रहे थे तो वो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज था, और ये एक्सपेक्टेड टू सेटल्ड है, क्योंकि यहाँ पेमेंट करना पड़ता है, वहाँ अमाउंट रियलाइज होता है। भाई असेट से पैसा रियलाइज होगा, लाइबिलिटीज पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो वर्डिंग्स का अंतर तो आएगा। ये एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तीन कंडीशन सेम है। और चौथी कंडीशन है बेटा, कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ
आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। चौथी कंडीशन आपसे कहना चाह रही है कि देखो, अगर किसी कंपनी के पास किसी लाइबिलिटी को डेफर करने का राइट 12 महीने से ज्यादा का है, और वो 12 मंथ कहां से ले जाएंगे, फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, तो ये मान के चलो कि वो उस राइट को 100% एक्सरसाइज करेंगे और उसको बेसिकली नॉन करेंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। तो इसलिए जब ये डेफिनेशन बोली गई है, बताई गई पॉइंट नंबर 4, तो इन्होंने बोला कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बियॉन्ड 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। बात क्लियर? मतलब डेफर करने का राइट आपके पास नहीं होगा तो वो करंट है, अगर 12 महीने से ज्यादा डेफर करने का राइट है तो वो क्या बन जाएगी, नॉन करंट। बात वही है कि 12 महीने से ऊपर जाने पे क्या बननी चाहिए, नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे, ऑल अदर लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट असेट्स। बोला जो करंट नहीं है वो क्या बन जाएगा, नॉन करंट। इंटरनल लाइबिलिटी भी हमारी नॉन करंट होती है, जैसे शेयर होल्डर्स का पैसा है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, वो नॉन करंट होता है, जैसे प्रोपराइटर्स इक्विटी। ऑल दोज अमाउंट विच आर इंटाइटल्ड टू द प्रोपराइटर लाइक कैपिटल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सब नॉन करंट की कैटेगरी में जाते हैं, वो करंट की कैटेगरी में नहीं होते। तो प्रोपराइटर्स का फंड हमारा क्या बोला जाएगा, नॉन करंट बोला जाएगा। इसके बाद हम बोलेंगे बच्चों कंटिजेंट लाइबिलिटी, अगली कैटेगरी होती है कंटिजेंट लाइबिलिटी। बोला इट रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। जब जब कंटिजेंट लाइबिलिटी की बात करेंगे तो वो हमारा पोटेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। पोटेंशियल का मतलब जिसके होने के चांसेस, ना होने के चांसेस, मतलब होने के चांसेस ना होने के चांसेस से कम है, तो उसे क्या बोला जाता है, पोटेंशियल। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जिसके चांसेस 50% से ज़्यादा है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और जिसके चांसेस 50% से कम है वो पोटेंशियल ऑब्लिगेशन। अकाउंटिंग में दो टेक्निकल टर्म होते हैं, तो इन्होंने बोला इट रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब इसके ऑकरेंस के चांसेस 50% से कम है। दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन इवेंट, जो फ्यूचर आउटकम पर डिपेंड करेगा। कंटिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट डिस्क्लोज थ्रू अ नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला कंटिजेंट लाइबिलिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट्स के थ्रू डिस्क्लोज किया जाता है। और आप देखते होगे कंटिजेंट लाइबिलिटी कभी भी आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करी। कैपिटल की बात करते हैं तो जो ओनर्स जितना पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसे कैपिटल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आपकी नॉन कंपनी है तो सोल प्रोपराइटर जो फंड इन्वॉल्व कर रहा है उसे कैपिटल बोला जाएगा। कंपनी है तो शेयर्स के फॉर्म में जो पैसा लगाया जा रहा है उसे कैपिटल बोला जाएगा। अदर फॉर्म्स में कैपिटल लगाई जा सकती है। नॉन कंपनीज में कई बार जब कैपिटल लगाई जाती है तो वो कैपिटल के तौर पे कैश लाया जा सकता है, असेट्स लाई जा सकती है, या गुड्स के फॉर्म में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ओनर के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसे बेसिकली क्या बोला जाता है, कैपिटल। और ऐसी कैपिटल का सेटलमेंट बिजनेस के क्लोज होने पर ही हो सकता है, बिजनेस के क्लोज होने से पहले कैपिटल का हम सेटलमेंट नहीं करते। एज अ ओनर अगर आप अपने बिजनेस से कोई फंड विड्रॉ कर रहे हैं, कोई पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ड्रॉइंग की कैटेगरी में। ड्रॉइंग गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, या अदर एक्सपेंसेस के फॉर्म में भी ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर सकता है। नेट वर्थ की बात करेंगे, टेक्निकल टर्म है, नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।